गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रितु अग्रवाल आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आइए चलिए हम इतिहास की उन गलियों में चलते हैं, उन कोनों में चलते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये आपके पेपर में छपने वाले हैं। जिन्होंने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया, समझ लिए, उन्होंने यूजीसी नेट के पेपर को क्या कर लिया, क्रैक कर लिया। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस शुरुआत की जो हम शुरुआत है वो हम एक नए जोश के साथ करते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सभी में ऑलरेडी बहुत जोश है, लेकिन यूजीसी नेट की अगर तैयारी करनी है तो आपको दुगना तिगना मतलब इतना जोश चाहिए कि आप एक बार में ही उस पेपर को क्रैक कर दें। तो उस जोश को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उस जोश को बढ़ाने के लिए मैं इससे शुरुआत करूंगी कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। और मुकाम क्या है हमारा? यूजीसी नेट को क्या करना है, क्रैक करना है, उसे एक बार में ही क्या करना है, क्लियर करना है। तो हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू, बढ़कर अकेला तू। आप किसी का वेट मत कीजिए कि वो यूजीसी नेट की तैयारी करेगा तो मैं यूजीसी नेट की तैयारी करूंगा या करूंगी। आपको अपना लक्ष्य देखना है कि मुझे यूजीसी नेट की तैयारी करनी है और क्या बनना है, एक लेक्चरर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है। तो बढ़कर अकेला तू पहल कर देखकर तुझको, अगर आप अकेले ही बढ़ गए, आपको देखकर काफिला खुद ही बन जाएगा। आपके पीछे काफिला खुद ही बन जाएगा। मतलब अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी आपने करना शुरू कर दी तो आपका जो साथी है, आपका जो फ्रेंड है, वो भी यही सोचेगा कि मुझे भी यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, तो काफिला आपके लिए खुद ही बन जाएगा। तो इसी जोश के साथ आज हम अपने क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए आप सभी मेरे साथ तैयार हैं ना? तैयार हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे उनके आंसर आप सभी को देने हैं, मेरे साथ आपको बोलना है, जिससे कि आपको पता चले कि हमने यूजीसी नेट की तैयारी कितनी की है, हम कितने पानी में हैं और कितने हम उच्च हवा में हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए कि मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। मतलब ये कह रहे हैं कि पहली जो सूची है, ये जो सूची है उसका दूसरी सूची के साथ क्या कीजिए, मिलान कीजिए और सही कोड का क्या चुनिए, उत्तर चुनिए। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्या है, ग्रिड सिस्टम ऑफ एक्सकेवेशन, जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति, जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति। दूसरा क्या है, सतर विन्यास का सिद्धांत। तीसरा है डेटिंग की रेडियोकार्बन विधि और चौथा है मापन पद्धति। क्लियर? नेक्स्ट साइड दूसरी सूची क्या दी हुई है आपको, पिट रिवर्स, REM व्हीलर, थॉमस जेफरसन एंड लिब्बे। ठीक है, अब इसका आंसर हमें बताना है, तो क्या आप बता सकते हैं? जल्दी जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। आपने यूजीसी नेट की तैयारी की है, हिस्ट्री की तैयारी की है, तो आपको सभी को इस चीज़ के बारे में पता ही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जब हम करते हैं तो हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इसका नाम आता है, रेडियो कार्बन विधि का नाम आता है। तो बताइए जल्दी जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए रेडियो कार्बन जो विधि है, ये पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने कौन सी पद्धति का क्या किया है, आविष्कार किया है। तो रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार तो किसने किया था, लिब्बे ने। किसने किया? लिब्बे ने। ठीक है, मापन पद्धति का आविष्कार किसने किया था, रिवर्स ने। रिवर्स ने। अगर आपको याद रखना है तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, रिवर मतलब कह सकते हैं नदी है, नदी को क्या करते हैं, नापने का काम करते हैं कि ये कितने किलोमीटर है, कितनी चौड़ी है, करते हैं। तो मापन मतलब मापना, अगर आपको याद रखना है तो मापन पद्धति मतलब पिट रिवर्स।
दूसरी बात पर जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति, जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति किसकी है? व्हीलर की, व्हीलर की। अगर आपने जैसे कह सकते हैं, मान लो अपनी गाड़ी चल रही है, ठीक है, बाई चांसली अपनी गाड़ी खराब होगी, हमने मैकेनिक को दी, उसने क्या लगाए? पहिए लगाए। हम कह देते हैं कि पहिए उसने सही नहीं लगाए, मतलब कि जाली लगाए हैं, मतलब कि नकली लगाए हैं। तो व्हीलर जाली प्रकार की। नेक्स्ट क्या बच गया? एक ऑप्शन बच गया, स्तर विन्यास का सिद्धांत, तो वो किसका है? जेफरसन का। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो देखिए जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति किसकी है? व्हीलर की। तो देखिए ऑप्शन में कहां पे आ रहा है? ये देखिए बी नंबर ऑप्शन, देखिए ए का क्या है? सेकंड है। जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति व्हीलर की है। स्तर विन्यास का सिद्धांत थॉमस जेफरसन 3 नंबर पर। रेडियो कार्बन विधि लिब्बे की, ठीक है, और मापन पद्धति रिवर्स की। क्लियर? तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो इसका सही रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूजीसी नेट में जो स्टार्टिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के आपसे पूछे जाते हैं। वो पूछते हैं कि किस व्यक्ति ने कौन सी पद्धति का आविष्कार किया था। तो ये जो रेडियो कार्बन जो विधि है ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए कि नवपाषाण कालीन मानव, मतलब नवपाषाण कालीन मानव किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र मतलब जगह का नाम बताना है, भूमिगत गड्ढों में। भूमिगत गड्ढे क्या होते हैं? मतलब कि जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहता था। गड्ढे मतलब खुदाई करके उसके अंदर रहता था। जैसे हम तो क्या करते हैं, हम जमीन के ऊपर रहते हैं, घर बना के रहते हैं, लेकिन नवपाषाण कालीन और हम मानव की बात करते हैं तो वो जो मानव था वो किस में रहता था? भूमिगत गड्ढों में रहता था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो मनुष्य था वो भूमिगत गड्ढों में रहता। तो आप सामने ऑप्शन देखिए, कर्नाटका, असम, कश्मीर एंड मध्य प्रदेश। तो देखिए सबसे बढ़िया जो तरीका है मैं आप सभी को बता दूं कि जो कश्मीर है, कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है बुर्ज होम। बुर्ज होम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी इस चीज को, जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हाथों हाथ नोट डाउन करते रहिए, जिससे कि आपको इन फ्यूचर बाद में आपको दिक्कत ना आए। हालांकि आप सभी को ये जो पीडीएफ है वो आप लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें अपनी डायरी में आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? तो देखिए कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है बुर्ज होम। क्या? बुर्ज होम। होम मतलब घर। तो बुर्ज होम, वहां पर हमें एक ऐसी कब्र मिली है जिसके अंदर मानव जो है वो जमीन के अंदर क्या हुआ है? दबा हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मानव जो था वो भूमिगत गड्ढों में रहता था। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर। क्लियर? ठीक, उसके आगे थर्ड क्वेश्चन हमारा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सूची फर्स्ट को मैच लिस्ट फर्स्ट आइटम फाउंड इन हड़प्पन साइट विच सेकंड लिस्ट पॉसिबल सोर्सेज एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। मतलब कि सूची फर्स्ट जो हड़प्पा में पाई गई जो वस्तुएं हैं उसको आप क्या कीजिए? दूसरी सूची के साथ मतलब मिलाइए और नीचे दिए गए कोड को चुनिए। क्लियर? बात समझ में आई? सबसे पहले आप सभी को क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। अगर आप सभी ने क्वेश्चन को समझ लिया आपके लिए आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तांबे की, कि हमें तांबा कहाँ से मिला है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें तांबा कहाँ से मिलता है? मतलब तांबा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कहाँ से आता था? शंख कहाँ से आते थे? लार्जवर्धमनी कहाँ? लार्जवर्धमनी एक तरह की धातु है, और सोना वो कहाँ से आता था? तो देखिए आप सभी को पता है, जनरल नॉलेज सभी को पता है कि जो साउथ है, जो दक्षिण भारत है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोने की खान
खाने हैं। कॉमन सेंस है। अगर आप क्वेश्चन को, अगर आपको बाई चांसली क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप जो आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमें पता है कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दक्कन। दक्कन मतलब दक्षिण भारत। उसके बाद हम बात करते हैं तांबा। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर तांबे की क्या है, खाने हैं, चाहे गणेश्वर कह लीजिए, चाहे आहड़ कह लीजिए, मतलब ये सारी क्या है, राजस्थान के अंदर तांबे की खाने हैं। तो तांबा कहाँ से आता था, राजस्थान से। क्लियर, बात समझ में आई। ठीक, उसके बाद सोना हमने कहा है दक्षिण भारत से आता है। उसके बाद अगर हम शंख की बात करते हैं तो शंख कहाँ से आता है, गुजरात से, कच्छ। गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहाँ पे जो समुद्र है वहाँ से हमें शंख मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। और बचा क्या आपका, लाजवंत मणि। और आप यकीन मानिए कि लाजवंत मणि जो ये क्वेश्चन है ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। 2015 के यूजीसी नेट के अंदर ये पूछा गया था कि लाजवंत मणि जो धातु है वो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहाँ से मिलती है, तो वो कहाँ से आती थी, अफगानिस्तान से आती थी। क्लियर, तो देखिए इस चीज का मैच करते हैं। अगर हम बात करते हैं तांबा की, ए का क्या है, राजस्थान, मतलब बी। तो आप देखिए इसमें से क्या हो सकता है, ए का बी। अगर हम इधर देखें, तांबा राजस्थान से, ठीक। फिर शंख कच्छ से, ठीक है। फिर लाजवंत मणि तीसरे नंबर पर, नहीं ये गलत हो गया। उसके बाद हम इधर आते हैं तो देखिए ए का सेकंड क्या है, राजस्थान। क्लियर, ठीक है। फिर शंख गुजरात से, कच्छ, ठीक है। लाजवंत मणि अफगानिस्तान, ये भी ठीक है। एंड सोना दक्कन, और क्या है, दक्कन आ गया फर्स्ट नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये डी। क्लियर, एक चीज और बताऊं, अगर आप सभी के पास में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि मैच कीजिए, तो अगर आपको मान लीजिए उस मैच में से एक या दो चीज़ों के ही आंसर पता है तो आप लोगों के लिए वो भी इजी है। क्योंकि अगर जब आप ऑप्शंस में देखते हैं तो जो चीज़ जिससे मिलती है तो उसी का क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। मान लीजिए बाई चांसली आपको शंख का नहीं पता, लाजवंत मणि नहीं पता, हालांकि इसमें तो सेम दे रखा है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें नहीं दिया होता, तो आप लोगों के लिए ये आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो देखिए, which among the following weapons of war have not been found in the remains of the हड़प्पन culture? मतलब कि निम्नलिखित में से युद्ध के कौन से हथियार हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में नहीं पाए गए हैं। देखिए जब हम एग्जाम देने जाते हैं, हम ये क्वेश्चन को हम इतनी जल्दबाजी में पढ़ते हैं कि हमें ये ध्यान नहीं रहता कि उसके अंदर नहीं है, सही है। तो आप इस चीज़ पर जरूर मतलब ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछना चाहता है वो, नहीं, सही क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें आपके लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इससे जब वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि युद्ध के कौन से हथियार हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में नहीं पाए गए हैं। तो देखिए धनुष और तीर, सेकंड नंबर पे ऑप्शन है तलवारें, थर्ड है ढालें, और चौथा है हेलमेट मतलब कि सिरस्त्राण। मैं आपको एक चीज़ पहले से क्लियर कर दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, शांति प्रिय थे। वो युद्ध करना नहीं जानते थे। उनका मानना था कि खाओ पियो और ऐश करो, हमें युद्ध से मतलब नहीं है, हमें युद्ध करना नहीं है। और हमें युद्ध करना नहीं है तो हमें युद्ध के हथियार भी नहीं चाहिए। तो वो क्या करते थे, सिर्फ शिकार करते थे, क्योंकि भोजन तो चाहिए। और वो भोजन कैसा खाते थे, आपको पता ही है, जो पुराना जो मानव था वो क्या करता था, पशु पक्षियों को, जानवरों को खाता था। तो उनका शिकार करने के लिए भी तो उसे कोई हथियार चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि युद्ध के कौन से अवशेष। तो आप सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता थी। यहाँ के लोग युद्ध करना नहीं जानते थे। तो युद्ध के लिए कौन कौन से औजार होते हैं, एक तो तलवारें,
अगर तलवारें हैं तो ढाल भी होंगी, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो ढाल भी लेकर चलता है, तो ढाल। और सिरस्तान मतलब कि हेलमेट, क्योंकि आप सभी ने जब हम पुरानी कोई फिल्म भी देखती हैं, इतिहास से रिलेटेड फिल्म देखते हैं, तो जो युद्ध होते तो आपने नोटिस किया होगा कि सिर के ऊपर एक हेलमेट टाइप में कुछ पहना होता है, उनके एक हाथ में ढाल होती है और एक हाथ में तलवार होती है, वो ऐसे करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा गया नहीं पाए गए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या नहीं पाए गए? तलवारें भी नहीं मिली हैं, ढालें भी नहीं मिली हैं और हेलमेट भी नहीं मिले हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2, 3, 4। 2, 3, 4 ढूंढिए कहाँ पे हो सकता है। ये रहा फोर्थ नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फोर्थ नंबर कि तलवारें, ढाले और स्थिर स्थान हमें यहाँ से नहीं मिले हैं, हमें सिर्फ यहाँ से क्या मिले हैं? धनुष और तीर। और वो भी क्यों मिले हैं? क्योंकि ये क्या करते थे? शिकार करते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पुजारी का कर्तव्य है, किस पुजारी का कर्तव्य है कि वह किसी बलिदान के निष्पादन की निगरानी करे? क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन को समझने की जरूरत है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा पुजारी है, कौन सा ऐसा पंडित है जो क्या करता है, यज्ञ के अंदर बलिदान की प्रक्रिया को, बलि देने की प्रक्रिया को पूरा करवाता है। बात समझ में आई? ठीक, मतलब कि कौन सा ऐसा पंडित है, उस पंडित का मतलब कौन से वेद के अंदर ये बताया गया है कि जो पंडित है वो क्या करता है, यज्ञ के साथ बलि की प्रक्रिया को क्या करवाता है? पूरा करवाता है। तो देखिए आप सभी का ऑप्शन है होता, सेकंड नंबर पे है ब्रह्मा, थर्ड नंबर पे है उद्गाता और चौथे नंबर पे है अथर्वयु। तो आप सभी को एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए फर्स्ट कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। थर्ड नंबर पर सामवेद। आप सभी के लिए जो भी नई इंफॉर्मेशन है उसको हाथों हाथ आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे जाके काम आए। फोर्थ नंबर पे है आपका अथर्ववेद। क्लियर? देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये देखिए कि ऋग्वेद में जो व्यक्ति मंत्र का उच्चारण करता है, मतलब ऋग्वेद में सबसे ज्यादा क्या दिए गए हैं? मंत्र दिए गए हैं। ठीक है। और यजुर्वेद क्या बताता है? जो यज्ञ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको यज्ञ करवाना है तो उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगी? यजुर्वेद में मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? यजुर्वेद से मिलेगी। और अगर हमें संगीत से रिलेटेड, गाने से रिलेटेड, सारे गामा पा, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए संगीत से रिलेटेड, वो हमें किस में मिलेगी? सामवेद में। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र से रिलेटेड, मतलब जितने तंत्र मंत्र हैं, जादू टोना है, अंधविश्वास है, बीमारियों का इलाज है, वो हमें किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। बात समझ में आई? ठीक। देखिए ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं, चाहे गायत्री मंत्र कह लीजिए, वो सारे किस में हैं? ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में किस में? यज्ञ से संबंधित जितनी भी अगर आपको जानकारी चाहिए वो किस में है? यजुर्वेद में है। सामवेद की जब हम बात करते हैं तो इसमें संगीत से रिलेटेड है, और अथर्ववेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेद में जो व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम क्या कहते हैं? होता। क्या कहते हैं? होता। यजुर्वेद में जो व्यक्ति मंत्र का उच्चारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा। मतलब कि जो क्या करवाता है? यज्ञ करवाता है। याद रखिएगा, अगर आपको याद नहीं रहता तो य से यजुर्वेद और य से यज्ञ। सामवेद संगीत से रिलेटेड है तो इसका क्या आएगा? उद्गाता। उद्गाता मतलब गाना। ठीक है। और अथर्ववेद का क्या आएगा? अथर्वयु।
क्योंकि इसकी अथर्ववेद की रचना अथर्वयु के द्वारा की गई थी, इस वजह से इसे अथर्वयु वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से व्यक्ति का कर्तव्य है, मतलब किस पंडित का कर्तव्य है कि जब वो यज्ञ करवाए तो बलि की प्रक्रिया भी करवाए। तो यज्ञ कौन करवाता है यजुर्वेद के अंदर? कौन करवाता है? ब्रह्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ब्रह्मा, क्योंकि होत्र किससे हो गया? ऋग्वेद से रिलेटेड, उद्गाता किससे हो गया? सामवेद से रिलेटेड, और अथर्वयु किससे हो गया? अथर्ववेद से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ब्रह्मा। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप सभी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी जल्दी आप बताइए कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। कि मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। मतलब जो नीचे हमें कोड दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। तो आप सभी को टाइम देती हूँ, जल्दी जल्दी आप बताइए, सोच के बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है? स्रोत सूत्र, थर्ड सेकंड है ग्रह सूत्र, थर्ड है धर्म सूत्र, और चौथा है शुल्ब सूत्र। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ये हमें किस तरह की जानकारी देते हैं। तो बताइए, स्रोत सूत्र से हमें किस तरह की जानकारी मिलती है? ग्रही सूत्र से, धर्म सूत्र से और शुल्ब सूत्र से हमें किस तरह की जानकारी मिलती है? देखिए, दूसरी साइड जो आपका है अग्नि यज्ञ का माप, मतलब जहां पे यज्ञ करवाया जाता है उस यज्ञ वेदी को जो मापना है वो किस में बताया गया है? बलि संबंधी नियम, मतलब जब किसी चीज की बलि दी जाती है उससे रिलेटेड वो बलि कैसे देनी है, उसके लिए क्या क्या नियम है वो आपको बताने हैं। घरेलू अधिकार, मतलब घर से रिलेटेड जितने भी कर्तव्य हैं वो किसके अंदर दिए गए हैं, और धर्म और कानून से संबंधित जो नियम है वो किसके अंदर दिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपके लिए इसका आंसर निकालना बहुत इजी है। देखिए कैसे? ग्रही सूत्र मतलब घर, ग्रही सूत्र मतलब ग्रह मतलब घर, तो घर से रिलेटेड क्या आएगा? घरेलू अधिकार, मतलब कि जो डोमेस्टिक राइट्स हैं, घर से रिलेटेड हमारे जितने भी कर्तव्य हैं वो किसके अंदर दिए गए हैं? ग्रही सूत्र के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं धर्म सूत्र की। तो धर्म के अंदर क्या आ गया? ठीक है, धर्म से रिलेटेड, धर्म और कानून की जो हमें शिक्षा है, जो हमें कर्तव्य बताए गए हैं वो किसमें बताए गए हैं? धर्म सूत्र के अंदर बताए गए हैं। तो बचे क्या आपके? स्रोत सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो आपको यहाँ पे मैं एक नई इंफॉर्मेशन देती हूँ कि प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला ज्यामिति समझते हैं, मापना, मैथमेटिक्स से रिलेटेड ज्यामिति जो ग्रंथ है वो कौन सा है? शुल्ब सूक्त है। और इसके अंदर हमें, क्योंकि ज्यामिति के अंदर क्या होता है? मापना, जब हम किसी चीज को मापते हैं तो यज्ञ वेदी को मापने की जो हमें जानकारी है वो किसके अंदर दी गई है? शुल्ब सूक्त के अंदर दी गई है। और फिर बचा क्या? स्रोत सूक्त। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका बलि संबंधी नियम आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए, ग्रही सूत्र का पहले नंबर पे देखते हैं, स्रोत सूत्र का क्या आ जाएगा? बलि संबंधी नियम, मतलब कि ए का क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखिए, ए का सेकंड ए में दिया हुआ है, बी में नहीं दिया हुआ, सी में नहीं दिया हुआ और डी में भी नहीं दिया हुआ। तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको एक ही ऑप्शन का आंसर पता है और उसमें बाय चांस कोइंसिडेंट अगर आपको इसमें भी एक ही ऑप्शन में दिया हो, तो अगर आपको बाकी का ना पता हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस क्वेश्चन को करना। क्योंकि देखिए, ए वाले में सिर्फ ए में ही सिर्फ सेकंड का दिया हुआ है, स्रोत सूत्र, बलि संबंधी नियम सिर्फ इसी में दिए हुए हैं, अदरवाइज किसी में भी नहीं दिया गया। और बी का क्या है? थर्ड। ग्रही सूत्र का क्या दिया गया? घरेलू अधिकार। धर्म सूत्र फोर्थ नंबर पर, धर्म या कानून। और शुल्ब सूत्र का क्या है? यज्ञ वेदी का माप। एक ये रहा। समझ में आ गया? ठीक, यहां तक समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें यही मैचिंग के मिलते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि मैच द लिस्ट, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि यूजीसी नेट के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीधे क्वेश्चन कभी नहीं आते, या तो कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ये कथन है, ये क्या इस कथन की व्याख्या करता है या नहीं। अगर किसी ने यूजीसी नेट का एग्जाम पहले दिया है तो उनके लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि उनको पता है कि पेपर का पैटर्न यही रहता है। अगर किसी ने नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, ये हम आपको इसीलिए ही हम ये सीरीज लेके आए हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है। क्लियर। तो देखिए, सूची फर्स्ट को सुमेलित कीजिए, मतलब कि पहली सूची को सेकंड सूची से क्या करिए, मिलान कीजिए। सुमेलित मत क्या होता है, मिलान करना, और सही उत्तर का क्या कीजिए, चयन कीजिए। तो देखिए, सूर्य सिद्धांत किसने दिया था, पुद्गल का सिद्धांत किसका है, हीरो शास्त्र का सिद्धांत किसका है, और एरिताइन मर्दभांड कहाँ से हमें मिले हैं, किसके हैं। समझ में आया। तो सूर्य सिद्धांत सबसे पहले आप सभी को पता है ये किसने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था। हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं ये, आप सभी को पता है। इन्हें गणित जो भाषा है, ये कह ले सकते हैं, गणित जो सब्जेक्ट है, गणित जो विषय है, उनका क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। किसको, आर्यभट्ट का। पाई का मान भी किसने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था। दशमलव प्रणाली ये भी आर्यभट्ट ने दी थी। दिन और रात कैसे बनते हैं, ये भी आर्यभट्ट ने बताया था। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं, ये भी आर्यभट्ट ने ही बताया था। क्लियर, बात समझ में आई। तो देखिए, आर्यभट्ट के बारे में हमने कितना कुछ जाना है। तो आर्यभट्ट ने ही क्या दिया था, सूर्य का सिद्धांत दिया था। उसके बाद हम पुद्गल की बात करते हैं, तो पुद्गल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जैन धर्म में देखने को मिलते हैं। पुद्गल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जैन धर्म के अंदर। जब हम जैन धर्म की शिक्षाएं करते हैं तो वहां पर पुद्गल का क्या दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है। हीरो शास्त्र अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ध्यान रखिएगा, जो ग्रीक लोग होते हैं वो क्या होते हैं, हीरो होते हैं। जो यूनानी जो लोग होते हैं वो कैसे लगते हैं, हीरो जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं, हीरो जैसे लगते हैं। तो हीरो शास्त्र किसका है, ग्रीक। और मृदबांड हमें कहां से मिले हैं, रोमन साम्राज्य। रोमन मतलब कि रोम संप्रदाय, या फिर कह सकते हैं रोम सभ्यता के क्या है, हमें मृदबांड मिले हैं। तो बात समझ में आई, ठीक। यहां तक समझ में आया कि सूर्य सिद्धांत किसका, आर्यभट्ट का। तो ए का थर्ड नंबर कहां आपको देखने का मिलेगा, देखिए यहां पे भी दिया हुआ है और बी में भी दिया हुआ है, बी में भी दिया हुआ है, ए में भी दिया हुआ है। तो आप सोच रही है कि ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमने सीधा ही ए को हमने ए का थर्ड देखकर उसको टिक मार्क कर दिया। आप ये भी तो देखिए, बी नंबर में भी तो ए का थर्ड दिया हुआ है। बात समझ में आई। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि सी तो नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम क्या खेल रहे हैं, 50-50 का खेल खेल रहे हैं कि 50-50 कर रहे हैं, ए और बी में से एक हो सकता है। क्लियर, क्योंकि ए में भी थर्ड है और ए इधर बी में भी ए का थर्ड है। अब बात आती है पुद्गल, बी का क्या है, फोर्थ। जैनिज्म, तो यहाँ पे बी का क्या आ रहा है, फोर्थ। बी का क्या आ रहा है, फोर्थ। और यहाँ पे बी का क्या है, 1 सेकंड है। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि पुद्गल किसके हैं, जैन धर्म के हैं। तो हमारे ऑप्शन का जो आंसर है वो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा, क्योंकि सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का, ए का थर्ड, बी का पुद्गल जैनिज्म फोर्थ नंबर पे आ गया, हीरो शास्त्र सेकंड ग्रीक का आ गया, और मृदभंड क्या आ गए, रोमन संप्रदाय आ गया। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक। यहां तक समझ में आया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट, मतलब आप सभी देखिए कि यूजीसी नेट के पेपर के अंदर सभी मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो मैच करने वाले होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर ही 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से क्या करना है, मिलाना है, और हमें बताना है कि सही उत्तर क्या है। सुमेलित मतलब मिलाना। तो देखिए क्या हो सकता है, ये मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, मौर्य वंश में से ये पूछा गया है, क्योंकि मौर्यों का प्रशासन है ये। कि इसमें पूछा गया लक्षणा अध्यक्ष का काम क्या है, सीता अध्यक्ष का काम क्या है, पोतवा अध्यक्ष का काम क्या है, और पन्या अध्यक्ष का काम क्या है। मतलब किसे सीता अध्यक्ष कहते हैं और किसे पोतवा अध्यक्ष कहते हैं और किसे पन्या अध्यक्ष कहते हैं। तो देखिए, आप सभी को एक चीज बताती हूं मैं, आप सभी ने माता सीता के बारे में सुना होगा,
ठीक है, सभी ने सुना है, ठीक है, रामायण सभी ने देखी है। माता सीता जो जनक राजकुमारी कही जाती है, आप सभी को पता है कि माता सीता का जो जन्म हुआ था वो जमीन से हुआ था, जमीन से हुआ था। और जमीन पर ही क्या की जाती है, कृषि की जाती है, जमीन पर ही हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो जिस भूमि के ऊपर कृषि की जाती है, क्योंकि उस टाइम पे उनके जो पिता थे वो शायद हल जोत रहे थे, पता नहीं कुछ कर रहे थे, तो वहीं से उनको सीता माता की क्या प्राप्ति हुई थी, वहीं से उन्होंने उन बच्ची को देखा था जमीन के अंदर। तो इस वजह से जो जमीन, जो कृषि करने वाली भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीता भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, सीता भूमि कहते हैं। तो यहाँ से सीधा सा आपको सभी को पता चल गया होगा, सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष कौन होता है, जो कृषि भूमि का क्या करता है, देखभाल करता है। जहां पर जिस भूमि पर खेती की जाती है, जहां जिस भूमि पर कृषि की जाती है, उस भूमि की जो देखभाल करता है उसे हम क्या कहते हैं, सीता अध्यक्ष कहते हैं। बहुत ही सिंपल और समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं कि सीता मतलब जमीन, जमीन से रिलेटेड मतलब कि कृषि, तो कृषि से रिलेटेड जो व्यक्ति कौन हो गया, सीता अध्यक्ष हो गया। फिर हम बात करते हैं पोतवा अध्यक्ष। पोतवा मतलब पोत मतलब कि माप और तोल, जहां लगता है जहां पर माप तोल से रिलेटेड काम किया जाता है, वो व्यक्ति उसका जो ध्यान रखता है उसे हम क्या कहते हैं, पोतवा। मतलब माप तोल विभाग, मतलब प्राचीन काल में जब हम मौर्य वंश पढ़ते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ के क्या बनाए हुए थे, विभाग, जैसे वन विभाग, जल विभाग, हर तरह के विभाग बनाए हुए थे। उनका अपना एक क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। जैसे हमारी कैबिनेट संसद होती है, जिस कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे जल मंत्री अलग है, परिवहन मंत्री अलग है, रेल मंत्री अलग है, उसी तरह से मौर्य काल में भी हर विभाग का क्या था, एक मंत्री था, अध्यक्ष होता था। तो कृषि भूमि का अध्यक्ष कौन था, सीता अध्यक्ष कहलाता था। और माप तोल विभाग का अध्यक्ष कौन कहलाता था, पोतवा अध्यक्ष। और एक चीज और नोट करिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो माप तोल विभाग का अध्यक्ष कौन है, पोतवा अध्यक्ष। अब बचा क्या, पन्या अध्यक्ष। पन्या मतलब होता है व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड व्यक्ति। व्यापार वाणिज्य मतलब कि कॉमर्स से रिलेटेड, जो व्यापार को संभालता है, जो कॉमर्स को संभालता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पन्या अध्यक्ष कहते हैं। और टकसाल विभाग का अधिकारी क्या कहलाता है, लक्षणा अध्यक्ष। अब आप सभी मुझे ये बताइए कि टकसाल क्या होती है, क्या होती है टकसाल, जल्दी जल्दी बताइए टकसाल क्या होती है। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप सभी को पता होनी चाहिए कि टकसाल का मतलब क्या होता है। टकसाल वो होती है जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं। तो उस सिक्के ढालने वाली जगह का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, लक्षणा अध्यक्ष होता है। कौन होता है, लक्षणा अध्यक्ष होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ए का तो ए ही आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, ए का फर्स्ट नंबर पे ए देखते हैं, तो ए का यहाँ पे फोर्थ दिया हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर सी, अगर सी नंबर देखते हैं तो ए का थर्ड दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है लक्षणा अध्यक्ष किसका है, टकसाल विभाग का। अब बचा क्या, ये भी नहीं हो सकता, ए और सी दोनों ही नहीं है। बचा क्या, यहाँ पर बी और डी। अब बी और डी में देखते हैं, ए का यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पर भी फर्स्ट दिया हुआ है, तो दोनों ही है, दोनों ही है। क्या हम दोनों टिक मार्क कर सकते हैं, क्या OMR शीट पर हम ए और डी एक साथ भर सकते हैं, ऐसा कभी कर भी मत देना, गलती होएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ए का यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पर बी डी का भी फर्स्ट दिया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं कि सीता अध्यक्ष का क्या दिया हुआ है, कृषि अधीक्षक, मतलब कि थर्ड नंबर। तो देखिए यहाँ पर बी का, देखिए कमाल हो गया, यहाँ पर भी बी का थर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे भी बी का थर्ड दिया हुआ है। अब क्या करें, अब तो असमंजस हो गई है, हम करें क्या आगे, क्योंकि ए का भी यहाँ पे फर्स्ट है, बी का भी थर्ड है, तो आगे क्या हो सकता है, पोतवा अध्यक्ष। थर्ड नंबर पे क्या है, पोतवा अध्यक्ष, जो क्या है, माप तोल विभाग का अध्यक्ष है, इसका क्या आएगा, फोर्थ नंबर। तो देखिए यहाँ पर सी का फोर्थ दिया हुआ है, यहाँ पे सी का सेकंड दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी।
सॉरी बी, ठीक है, क्योंकि ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। क्लियर, बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की शिलालेख से कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। मतलब कि पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि अशोक के कौन से शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि अशोक जो है मौर्य वंश का क्या है, शासक है, सब आपको पता ही है, एक जिसे हम सम्राट अशोक बोलते हैं, द ग्रेट महान अशोक बोलते हैं। अब आप सभी को पता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध उसने जहां जहां उसने शिलालेख लिखवाए वहां वहां से हमें कलिंग युद्ध के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो देखिए अशोक के कितने 14 शिलालेख हैं जो हमें कितने स्थानों से मिले हैं, 8 स्थानों से मिले हैं। टोटल कितने शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं। मतलब बड़े शिलालेख कितने हैं, 14 हैं, जो हमें कितने स्थानों से मिले हैं, 8 स्थानों से मिले हैं। कितने स्थानों से, 8 स्थानों से मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि अशोक के कितने शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं, जिनके अंदर 14 बातें लिखी हुई हैं। 14 शिलालेख, शिला मतलब पत्थर और लेख मतलब लिखना। पत्थर के ऊपर जो लेख लिखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। मतलब एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर 14 बातें, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस तरह से क्या लिखी हुई है, 14 बातें लिखी हुई हैं। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। तो 14 शिलालेख हैं, 14 बातें लिखी हुई हैं जो हमें कितने स्थानों से मिली हैं, 8 स्थानों से मिले हैं। मतलब कि हमें एक स्थान से हमें 14 बातें मिली हैं, तो दूसरे स्थान से भी हमें वही 14 बातें मिली हैं, तीसरे स्थान से भी हमें वही 14 बातें मिली हैं। क्लियर। अब आप लोगों से पूछा गया है कि कलिंग युद्ध का विवरण कौन से शिलालेख में हमें मिलता है। तो देखिए अशोक के शिलालेख कितने हैं, 14 हैं, जो हमें कितने स्थानों से मिले हैं, 8 स्थानों से। वो भी हम देख लेते हैं। देखिए अशोक के हमें जो 14 शिलालेख है वो 8 स्थानों से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, एक आता है शाहबाजगढ़ी, एक आता है मानसेरा, एक आता है कालसी, एक आता है सोपारा, महाराष्ट्र में है, कालसी देहरादून में है, एक आता है गिरनार, और कौन सा रह गया बताइए जल्दी, धौली और जोगढ़, और कौन सा रह गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और कौन सा रह गया, कालसी भी हो गया, सोपारा भी हो गया, हाँ एरा गुड़ी, जो हमें कहाँ से मिला है, आंध्र प्रदेश से। कहाँ से मिले, आंध्र प्रदेश। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा हमें पाकिस्तान से मिले हैं। कालसी हमें कहाँ से मिला है, देहरादून से। सोपारा हमें महाराष्ट्र से, गिरनार गुजरात से, धौली और जोगढ़ उड़ीसा से, और एरागुड़ी कहाँ से मिला है, हमें कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से मिला है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें कि कलिंग युद्ध का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, तो अभी आपको मैंने बताया कि हमें 14 बातें मिलती हैं। तो यहाँ पर भी हमें 14 बातें मिलती हैं, यहाँ पर भी हमें 14, यहाँ पर भी 14, और यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 14। ठीक है, और कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है, 13वें शिलालेख में। किसमें किया गया है, 13वें शिलालेख में। तो आप सभी मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाँ आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि मैम धौली भी है, जोगढ़ भी है, शाहबाज, क्योंकि ये तो चलो नहीं हो सकता, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अब धौली में भी 14 बातें हैं, जोगढ़ में भी 14 बातें हैं, और शाहबाजगढ़ी में भी 14 बातें हैं। तो ऑप्शन में तो सिर्फ एक ही बताना है। आप मानेंगे ये क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हुआ है। क्यों?
क्योंकि धौली और जौगढ़ में 13 नंबर का जो शिलालेख है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। धौली और जौगढ़ दो ऐसे स्थान हैं जहां पर अशोक का 13 नंबर का जो शिलालेख है जिसके अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, वो पत्थर क्या हो चुका है, टूट चुका है। इस वजह से इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो धौली भी नहीं है, जौगढ़ भी नहीं है, बचा क्या, शाहबाजगढ़ी। तो शाहबाजगढ़ी में हमें कलिंग युद्ध का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4 शाहबाजगढ़ी, क्योंकि धौली और जौगढ़ में कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं है। हालांकि इसके टूटने के बाद अशोक ने 2 और जोड़े थे, पृथक कलिंग शिलालेख नंबर 1, पृथक कलिंग शिलालेख नंबर 2। ठीक है, नाम है उनके पृथक कलिंग शिलालेख नंबर 1, पृथक कलिंग शिलालेख नंबर 2। अब आप मुझे कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो कलिंग आ रहा है, इनका सिर्फ नाम दिया गया है कलिंग का, अदरवाइज यहाँ पे कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि नाम अगर पृथक कलिंग शिलालेख नंबर 1 है तो इसका मतलब कलिंग युद्ध का वर्णन किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित शासकों में से सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था। सातवाहन वंश मौर्य वंश के बाद में आता है कर्ण वंश, मौर्य वंश के बाद में क्या आता है, शुंग वंश, शुंग वंश के बाद में मौर्य वंश के बाद में कौन आता है, शुंग, शुंग के बाद में कर्ण, और कर्ण के बाद में कौन आता है, सातवाहन। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो कौन था, पुलुमावी चतुर्थ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन था, जिन स्टूडेंट के पास हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी, उनके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अभी मैंने आप सभी को बताया ही था, वापस आ गया ये क्वेश्चन, कि पाई का सही मान निकालने वाले पहले गणितज्ञ कौन थे। अभी मैं आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बता के हटी हूं कि पाई का मान दिन और रात की जो हमें गणना है, इसके अलावा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है, गणित के जो जनक हैं वो कौन है, आर्यभट्ट हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, आर्यभट्ट प्रथम। मतलब एक ही पेपर में आर्यभट्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं, एक तो पाई का मान आया है और इससे पहले कौन सा क्वेश्चन आया था, वो भी इसके अंदर आर्यभट्ट ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि पाई का सही मान निकालने वाले पहले गणितज्ञ कौन थे, आर्यभट्ट प्रथम थे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं था। ध्यान रखिएगा, नहीं सही, ये वर्ड पर ध्यान रखिएगा, नहीं था। तो चंद्रगुप्त प्रथम कौन था, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, जिसने महाराजा धीराज की। हालांकि गुप्त वंश के जो पहले शासक थे, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, इन सभी ने सिर्फ महाराजा की उपाधि धारण की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम भारतीय इतिहास का पहला शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आप सभी से पूछा गया कि किस क्षेत्र पर राजा चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं था, तो आंसर क्या आएगा, वैशाली, क्योंकि प्रयाग पर भी था, साकेत पर भी था और मगध पर भी था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, वैशाली आएगा। वैशाली पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सेंट थॉमस किसके शासन काल में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आए थे। सबसे पहले तो ये देखिए कि सेंट थॉमस कौन थे, एक ईसाई थे। अब पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में भारत आए थे। ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार रिपीट हो चुका है कि किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो पल्लव शासक गोंडोफर्नीस के शासनकाल में जो सेंट थॉमस थे वो भारत आए थे। उन्होंने यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था, इस वजह से ये पल्लव शासक गोंडोफर्नीस के टाइम पीरियड में आए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2 गोंडोफर्नीस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स, मतलब निम्नलिखित बौद्ध स्थलों का सही काल क्रम क्या है, मतलब कि पहले कौन सी चीज बनी, उसके बाद कौन सी चीज बनी, उसके बाद कौन सी चीज, मतलब आपको सीक्वेंस बताना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है नालंदा, नागार्जुनकोंडा, अमरावती एंड सांची, ठीक है। सेकंड नंबर पे है नागार्जुनकोंडा, सांची, अमरावती और नालंदा। थर्ड नंबर पे है सांची, अमरावती, नागार्जुनकोंडा और नालंदा, और सांची, नागार्जुनकोंडा, अमरावती एंड नालंदा। देखिए अब यहाँ पे एक चीज देखिए, सांची किसके समय है, अशोक के समय। सांची का स्तूप किसने बनाया था, अशोक ने बनाया था। तो सबसे पहले क्योंकि मौर्य वंश आता है यहाँ पे, तो सांची किसके समय आया, अशोक के समय। अमरावती और नागार्जुनकोंडा किसके समय आते हैं, सातवाहनों के समय, क्योंकि मौर्य वंश के बाद में ही सातवाहन आते हैं। तो अमरावती और नागार्जुनकोंडा उसके बाद आएंगे। और उसके बाद नालंदा किसने, गुप्त शासक कुमारगुप्त ने बनाया था, जिसे हम शक्रादित्य के नाम से जानते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ नंबर पे क्या है, नालंदा। आपको वंश के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस देखनी है कि कौन से व्यक्ति ने मतलब कि कौन सा वंश आया और किस व्यक्ति ने उस चीज की क्या की है, स्थापना की है। तो जो सांची का स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था, अमरावती और जो नागार्जुनकोंडा है वो सातवाहन वंश में बने हैं, एंड नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, कुमारगुप्त ने, जिसे आप शक्रादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन मौर्य प्रशासन के अधीन पदाधिकारी नहीं था। वापस यहाँ पर नहीं था पूछा है कि जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पूछा गया कि मौर्य प्रशासन के अधीन नहीं था। यहाँ पे क्या पूछा गया, मौर्य प्रशासन के अधीन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आपका वो आंसर गलत माना जाएगा। कि इन्होंने पूछे कि मौर्य प्रशासन के अधीन, मतलब जो अंडर में नहीं आ रहा, उसके अधीन काम नहीं कर रहा, मौर्य प्रशासन के अंडर में काम नहीं कर रहा, तो वो कौन नहीं कर रहा। तो देखिए प्रादेशिक भी अंडर में काम करता है, राज्यों भी अंडर में काम करता है। ये युक्त है, मुक्त नहीं है, ये युक्त है, ठीक है, ये युक्त, मुक्त नहीं है, युक्त है। तो युक्त आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा नायक। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आएगा नायक, ठीक है। तो प्रादेशिक, राज्य और युक्त ये तीनों ही मौर्य प्रशासन के अधीन काम करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया नहीं था, तो वो क्या आएगा, नायक आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, नगर का नायक होता है, नगर का नायक होता है। अगर आपको याद रखना है तो नायक मतलब हीरो। हीरो तो अपने आप में हीरो, वो किसी के अंडर में काम थोड़ी ना करेगा, तो हीरो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। तो जो नगर का नायक है, जो नगर का हीरो है, वो किसी के अधीन काम नहीं करता। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि पदाधिकारी नहीं था अधीन, तो उसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर 4 वो क्या आएगा, नायक आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, अब आगे आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन। यूजीसी नेट पेपर अगर आप दे रहे हैं हिस्ट्री का कोई भी, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसको ऐसे पढ़िए कि कहानी के रूप में पढ़िए, जिससे कि आपके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, उससे आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। एक को हम क्या कहते हैं, कथन कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। मतलब जो पहला नंबर है वो क्या है, कथन है, और दूसरा नंबर उसकी क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, उसके बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है। क्लियर। तो देखिए तुर्की शासन की स्थापना के साथ, मतलब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो तुर्की शासन की स्थापना के साथ इतिहास लेखन की कला भारत में मजबूती से स्थापित हो गई थी।
मतलब जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी उस टाइम पे भारत में इतिहास लेखन समझते हैं, किताबें लिखना, इतिहास की क्या लिखना, किताबें लिखना मजबूती से। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या लिखी गई, किताबें लिखी गई। और किताबें लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, कागज़ चाहिए। क्या चाहिए, कागज़ चाहिए। तो देखिए सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकास देखा गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सही हमें पता चल रहा है कि अगर हम देखिए इतिहास लेखन मतलब हम कुछ लिख रहे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास पेज नहीं है, ठीक है, मोबाइल पे मत जाइए क्योंकि मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, आज के टाइम की बात नहीं कर रही हूँ। आपके पास पेज नहीं है, आपको लिखना है बहुत कुछ, ठीक है, आपके पास सिर्फ एक ही पेज है, तो आप एक पेज पे वही उतना ही लिख पाएँ जितना सफिशेंट है। मतलब कहने का मतलब कि आप उस पेज पे जितना लिख सकते हैं उतना ही लिख पाएंगे, उससे आगे नहीं लिख पाएंगे। अगर आपके पास वही अगर एक पूरी नोटबुक हो तो आप बहुत अच्छे से उसको क्या कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे। बात समझ में? तो यही क्वेश्चन यहाँ पे है कि इतिहास लेखन की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे पास कागज आ गया, मेरे पास नोटबुक्स आ गई, मेरे पास क्या आ गया, खाली पेज आ गए। तो जिससे मेरे माइंड में जो आ रहा है, मैं जो राजा महाराजाओं के या सुल्तान के टाइम पीरियड में जो देख रहा हूँ, जो समाज में देख रहा हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ, नोट डाउन कर पा रहा हूँ। बात समझ में आई? तो देखिए इतिहास लेखन की कला भारत में मजबूती से स्थापित हुई, ठीक है, ये तो हो गया कथन। अब इस कथन के पीछे कारण क्या था कि ये किस वजह से स्थापित हुई? क्योंकि उस समय कागज उद्योग क्या हो गया था, विकसित हो गया था। तो जो पहला कथन था उस कथन की व्याख्या कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, बी नंबर कर रहा है। तो आपका ऑप्शन देखिए, पहली बात तो देखिए कि दोनों ही सही है, यहाँ पे मजबूती से स्थापित भी हो गई थी। सेकंड नंबर पे कागज उद्योग भी क्या हो गया था, विकसित हो गया। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखिएगा कि आपको ये देखना है कि दोनों ही सही है या नहीं है। तो दोनों ही सही है कि मजबूती से स्थापित हो गई और इसका क्या गया, विकास देखा गया। तो देखिए कहाँ पे आएगा, ए और आर दोनों ही सत्य हैं, तो इसका मतलब ये अवसर हो सकता है। अब यहाँ पे बी देखिए, ए और आर दोनों ही सत्य हैं, लेकिन ए आर की स्पष्टीकरण नहीं करता है। यहाँ पे आ रहा है थर्ड नंबर पर, ए सच है लेकिन बी गलत है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही सच हैं। ए गलत है लेकिन आर सच है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, ए और बी। तो यहाँ पर वो उसकी क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, क्योंकि वो बता रहा है कि कागज उद्योग विकसित हुआ, उसी वजह से यहाँ पर लेखन की प्रक्रिया क्या हुई, तेज हुई। तो एक जो इसका आंसर है वो क्या होगा, सही होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं। वो उसका क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक, आगे हम बढ़ते हैं कि किसने ये घोषणा की कि दिल्ली के राज मिस्त्री और पत्थर काटने वाले पूरे मुस्लिम जगत में अपने साथी कारीगरों से श्रेष्ठ हैं। मतलब कि जब हम पूरे मुस्लिम जगत की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इमारतें बनाई गई वो मुस्लिम लोगों के द्वारा बनाई गई, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली के जो राज मिस्त्री हैं, मतलब कि मिस्त्री मतलब जो देखते हैं कि उसकी इमारत की जो काम है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है, एक और पत्थर काटने वाले पूरे मुस्लिम जगत में अपने साथी कारीगरों से श्रेष्ठ। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है, अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो जो बहुत बड़े क्या रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, संगीतज्ञ भी रहे हैं। आपने सुना होगा संगीत का जो वीणा है, जो हम जिसे तंबुरा बोलते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। तो आपसे स्टेटमेंट पूछी गई, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में सेना की देखभाल करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेना की देखभाल कौन करता था, किसके अंडर में सेना का सारे कार्य होता था, कौन सेना की भर्ती करता था, सेना के जो हथियार है वो कौन ला कर देता था। तो वो सारी कुछ चीज़ें एक व्यक्ति संभालता था। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, नायब है, वजीर है, काजी है और आरिज़े मुमालिक है। तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन ये आता है कि सेना का जो पद है वो सबसे पहले किसने शुरू किया था, वो भी मैं बताइए कि सेना की देखभाल करने वाला जो अधिकारी है उसका पद किसने शुरू किया। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है। अब क्वेश्चन हम बात करते हैं, जैसे वजीर है, वजीर कौन होता है, जो राजा के बाद काम संभालता है।
अब सेना तो काम नहीं संभाल सकता, क्यों? क्योंकि बस उसके पास ऑलरेडी इतने काम है। और जो काजी है वो क्या करता है? न्याय करता है। क्या करता है? न्याय करता है। ठीक है, बचा क्या? आरिज़ मुमालिक। तो इस पद को किसने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पद को किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। आरिज़ मुमालिक विभाग का संस्थापक कौन है? बलबन है, जो जिसने ये कहा कि सेना की देखभाल करने के लिए एक मैं नया पद शुरू कर रहा हूं, जिसका अध्यक्ष कौन कहलाएगा? आरिज़ मुमालिक कहलाएगा। क्लियर? ठीक, समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट आ गई है। फिर से आपको स्टेटमेंट बतानी है कि ये स्टेटमेंट किसने कही है कि देश का अधिकांश भाग अच्छी खेती वाला है। देश का अधिकांश भाग अच्छी खेती वाला है, बहुत उपजाऊ है, सैनिकों की संख्या 11 लाख है। विजयनगर राज्य के संबंध में ये कथन किसने कहा है? ठीक है, कि देश का अधिकांश भाग अच्छी खेती वाला है, बहुत उपजाऊ है, सैनिकों की संख्या 11 लाख है। तो विजयनगर राज्य के संबंध में उपयुक्त कथन किसने दिया? तो देखिए आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लीजिए। नोनिज, अब्दुल रज़ाक, निकोला कॉन्टी और बारबोसा। ठीक है, 4 व्यक्तियों के नाम हैं और इनमें से बताना है कि किस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट कही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो आती है वो स्टेटमेंट आती हैं। तो आप सभी को बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, कि क्या न्यूनिज ने इसे कहा है, क्या अब्दुल रज़ाक ने कहा है, क्या निकोला कॉन्टी ने कहा है, क्या बारबोसा ने इसे कहा है। तो बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक जो एक फारसी था। कौन था? फारसी था। और विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के समय यह आया था। देवराय प्रथम के समय ये शासक आया था। तो अब्दुल रज़ाक इस क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर आएगा। क्लियर? इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि नोनिज जो आया था वो विजयनगर के शासक अच्युत देव राय के समय आया था। निकोला कॉन्टी किसके समय आया था? देवराय द्वितीय के समय आया था। और ये किसका था? इटली का था। अब्दुल रज़ाक फारसी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि, और आपसे एक चीज़ और बता दूं, फारस की जगह आपसे ईरान दे देंगे, तो आपको बताना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि फारसी, हमने तो फारसी पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर ईरान भी आ सकता है कि अब्दुल रज़ाक कहाँ से आया था? ईरान से, या इसको फारस से भी आया था। विजयनगर के किस शासक के समय आया था? देवराय प्रथम के समय आया था। निकोला कॉन्टी देवराय द्वितीय के समय आया था। और बारबोसा किसके समय आया था? कृष्ण देव राय के समय। कृष्ण देव राय के समय। और ये क्या था? एक पुर्तगाली था। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से क्वेश्चन हम लेके आते रहेंगे और आप लोगों के लिए यूजीसी नेट का जो पेपर है उसको हम बहुत जल्दी क्रैक करवा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री विद रितु मैम, इस पे सब्सक्राइब कीजिए। आपको वहाँ पे आपकी डेली पीडीएफ मिलती रहेगी। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।